हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों चलिए कंटेंट की यहां से शुरुआत करी जाए। इनिशियली टॉपिक कौन कौन से हैं, आपको कैसे कैसे कवर करने हैं, वो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी और अब बारी आ गई है हमारे मेन मसाले की, मेन कंटेंट की। ओके, मॉड्यूल 1 दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं और मॉड्यूल 1 में जो पहला टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो क्या, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, ये जो टॉपिक है सबसे बड़ा इस मॉड्यूल का रहेगा। बाकी छोटे आपके लीजिंग की बात करें, सिक्योरिटाइजेशन की बात करें, छोटे छोटे टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें दोस्तों, इस मॉड्यूल से आपका 20 मार्क्स का कंटेंट आएगा ही आएगा, वो फिक्स है। ओके, बिल्कुल फिक्स है। उससे ऊपर भी कभी 24, 25, 26 नंबर तक का भी इस वाले मॉड्यूल से हमारा एग्जाम में कंटेंट आया हुआ है। तो यस, ऑब्वियसली हम समझ गए सर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि टॉपिक के अंदर हमें कवर क्या करना है, तो दोस्तों कैपिटल बजटिंग, अगर आप सीएम इंटर का आपको याद है तो आप कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जीरो से ही शुरू करूंगा। आपने नोटिस करा होगा इंटर में कि जो कैपिटल बजटिंग के कंटेंट के अंदर क्वेश्चंस थे वो अच्छे थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। ओके, जब हम वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक में भी हमें ठीक ठाक बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता था। ओके, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कई अटेम्प्ट से हम देख रहे हैं बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस हमारे आते थे, तो थोड़ा मजेदार सा नहीं लगता था, जबरदस्त सा नहीं लगता था। वो चीज अब आपको यहां पर ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, यहां पर कैपिटल बजटिंग आप दोबारा से पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जो लेवल ऑफ कंटेंट है, वो काफी ज्यादा अप आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा कि हमारे सिलेबस में इंटर में एडजस्टेड एनए हुआ करता था, MIRR भी हुआ करता था, लेकिन उसके बारे में कभी भी एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। लेकिन अब आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, एक और चीज जो डिफरेंस निकल के आएगा, जो आपको कंपैरिजन नजर आएगा, वो ये कि नॉर्मली क्या होता था। नॉर्मली हम इंटर में क्या करते थे कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में। सर कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो हमें एक मशीन दे दी जाती थी, मशीन के बारे में बोल दिया था। मशीन कितने की, कुछ भी अमाउंट बता दिया, उसका 1 लाख रुपीज। ओके, मशीन ए नाम दे देते हैं इसको। उसके बाद उसके ईयरली जो कैश फ्लोज थे वो हमें गिवन होते थे क्वेश्चन में। इक्का दुक्का केस में हो सकता है हमें निकालना पड़ा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन होते थे। ठीक है, ये हमारा इनिशियल फ्लो हुआ और ये हमारा सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो हुआ, और फिर हमने कंपेयर कर दिया एनपीवी या IRR किसी भी मेथड से, जो भी क्वेश्चन बोलता होगा। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो लेवल अप थोड़ा करेंगे दोस्तों इस वाले कंटेंट में, वो इतना इजी नहीं होगा कि हमें मशीन दे दी। अब हमें पूरे के पूरे एक प्रोजेक्ट को एनालाइज करना सीखना होगा कि भाई फलाना इन्वेस्टमेंट है, एक बिजनेस हमें खरीदना है, या एक फैक्ट्री हमें खरीदनी है, या एक नया प्रोजेक्ट खरीदना है, उसमें पैसे लगाने हैं, इसको इवैल्यूएट करिए। तो उसमें हो सकता है खाली एक मशीन ना हो सकता है उसमें हमें रेवेन्यू सीधा सीधा ना गिवन हो, प्रॉपरली बताए कि जी इतने का गुड बिका, इतने की फिक्स कॉस्ट थी, जैसा मार्जिनल कॉस्टिंग में करते थे कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन तक पहुंचोगे। तो कहने का मतलब ये कि हेडिंग भले ही आपको सेम देखने को मिले, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो काफी अप होगा। ओके, और यस हम समझेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा कंटेंट को पढ़ने में कि भाई यार ये चीज तो बढ़िया लग रही है कि काश इंटर में भी कुछ लेवल थोड़ा सा हाई हुआ होता। ओके, तो चलिए इस कंटेंट को शुरू करा जाए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट तो है ही पूरा का पूरा। मैं अच्छा खासा टाइम इसको देकर चलूंगा, स्क्रैच से, जीरो से आपको कैपिटल बजटिंग बताऊंगा। एंड हाँ, आपको बस प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए चलना है, और जब भी मैं जूम सेशन के लिए बोलूं, लाइव प्रैक्टिस के लिए बोलूं, तो ज्वाइन जरूर करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चैप्टर का नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, मैंने इसको शॉर्ट करके सिंपल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करा। कैपिटल बजटिंग भी आप इसमें कह सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रही बात इंट्रोडक्शंस की, वी नो दैट कि सर जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, SFM वर्ड लग गया, ठीक है, आपका स्ट्रेटेजिक वर्ड लग गया, तो यस ऑब्वियसली हम भविष्य को लेकर एक प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसमें जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमेशा सर 3 डिसीजन पर आपकी डिपेंडेंट होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करूं तो सर इसके ऑब्वियसली मतलब इसका पर्पस क्या है, हाउ मच हमें एक बिजनेस को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, उसका हिसाब किताब लगाना इज व्हाट हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हम सीखते हैं। पहला होता है कैपिटल बजटिंग। पहला कौन सा होता है सर? पहला होता है हमारा कैपिटल बजटिंग।
राइट। और अगर हम बात करें, दूसरा होता है WCM, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, कैपिटल बजटिंग डील करती है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट्स के साथ, मेजर इन्वेस्टमेंट्स के साथ। जबकि WCM की अगर मैं बात करूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो आपका अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, इन सब के साथ डील करती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप इंटर में पढ़ चुके हो, वो आपको यहां पर नहीं पढ़ना है। यहां पर डिटेल में और एडवांस लेवल में हम कैपिटल बजटिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। ओके, फाइनेंसिंग डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो फ्रॉम वेयर, यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, फ्रॉम वेयर। कहने का मतलब प्रोक्योरमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ने बोल दिया कि भाई आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब ये 1 करोड़ रुपया आप लेकर कहां से आएंगे? इसके लिए आप अपने जो शेयर्स हैं वो इशू करेंगे। आप सीधी सी बात है, जो अपने डिबेंचर्स हैं वो इशू करेंगे, बैंक से लोन लेकर आएंगे। तो जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करना, उसको डिजाइन करना। आपने जो डिविडेंड डिसीजन से पहले वाला चैप्टर था उसमें मैं इंटर की बात कर रहा हूं, तो ईपीएस निकालना सीखा है अलग अलग अप्रोचेस से, नेट ऑपरेटिंग, नेट इनकम। तो वो यही होता था कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया है। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इक्विटी को ज्यादा रखें, हम डिविडेंड को लोन को ज्यादा रखें। तो ये जो चीज है हमारी, वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। ऑलराइट, एंड यस, डिविडेंड डिसीजन में आता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, कि भाई जो पैसा हमने बनाया, जो पैसा हमने कमाया, उसे डिस्ट्रीब्यूट किस आधार पर करना है, नहीं भी करना है। ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर ऑलरेडी हमने इंटर में पढ़ा है, लेकिन इस बार मॉड्यूल 2 में आप इसके बारे में दोबारा से पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो कहने का मतलब जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इन 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ओके, अब इसमें से हम जो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस पार्ट में, तो यस, वो ऑब्वियसली क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि कैपिटल बजटिंग। ओके, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमें पैसा डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ओके, इस चीज को प्रॉपरली इवेल्युएट करना, ये हम सीखेंगे। उस प्रोजेक्ट में अगर कंपनी पैसा लगाती है तो भैया अपना रिटर्न वापस ले भी लेगी कि नहीं ले लेगी, ये चीज हमें इवेल्युएट करनी सीखनी है। अब इस डिसीजन के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के या कैपिटल बजटिंग डिसीजन के या लॉन्ग टर्म एसेट डिसीजन के 2 पड़ाव होते हैं दोस्तों। 2 मेन चीज हमें जज करनी सीखनी है, 2 चीज को हम डिटरमाइन करना सीखेंगे। पहला होता है एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस। एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस। ओके, कि जिस सिचुएशन के साथ आप डील करने जा रहे हो, जिस इन्वेस्टमेंट के लिए आपके सामने प्रपोजल आया है, अगर उसमें हम जाते हैं, उसमें पैसा हम लगाते हैं, तो हमारे पास भाई कुछ पैसा बचेगा, नहीं बचेगा, फायदा होगा, लॉस होगा, वो आपको प्रोजेक्ट करना सीखना है। हम इंडस्ट्री में बाद में जाएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में बाद में जाएंगे, पहले जरा यार अपने घर की तो बात कर लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल देखो सिंपल सा। घर में जब हमें कार लेनी होती है, ओके, मान लीजिए हमारे घर में कार नहीं है या नहीं लेना चाहते हैं, एक कार हमें परचेज करनी है, उसको लेकर किस प्रकार डिस्कशन होती है, जरा सोचो। ऐसा हुआ कभी कि पापा ने बोला कार लेनी है, हाँ जी कार लेनी, ले बेटा पैसे ले जा, वो आज बाजार लगा है कार का, कार लेके आ जा। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सर। कार को लेकर किस लेवल पे हमारे घर में प्लानिंग होती है, बहुत ज्यादा। पहले, सबसे पहली चीज क्या होती है, हम बजट तैयार करते हैं। हम अपना बजट तैयार करते हैं, भाई कितने तक की कार हमें लेनी है, कितने तक का पैसा हम अपनी कार में, अपनी एसेट में लगाने को तैयार हैं। ओके, उसमें भाई हम डाउन पेमेंट कितनी देंगे, हम ईएमआई कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, भाई पापा, मान लीजिए घर में अर्निंग सोर्स एक ही है, पापा ही जॉब करते हैं। ओके, तो भाई ईएमआई कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन पापा मम्मी मान लीजिए आप भी अर्न करते हैं, तो चलो पापा ईएमआई का लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये सारी डिस्कशन होती है। ओके, ये बजट तैयार हो गया। उसके बाद क्या सर, उसके बाद अगर हम ध्यान दें यहां पे कि सर हमें पेट्रोल लेनी है, हमें अपना ईवी लेनी है, या हम सीएनजी की तरफ जाएं, क्या करें, इस पर डिस्कशन होगी। तो फिर क्या भाई, ट्रेवल कितना, डिस्टेंस कितना हमें ट्रेवल करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। भाई पता चल रहा है, मान लो मेन पापा को गाड़ी यूज करनी है, ओके, तो यार 70-80 किलोमीटर डेली उनकी रनिंग हो जाएगी, आना जाना ऑफिस से और बाकी काम। तो यार तो बहुत ज्यादा रनिंग है। हाँ, ऐसे में सीएनजी ठीक रहेगी भाई, जो रेगुलर खर्चा है वो थोड़ा हमारा कम होगा। ओके,
अच्छा, ऑफिस दूर नहीं है, कम ही लोकल में ज्यादातर गाड़ी चलेगी, कभी कभार गैस के जाना जाना हो गया, कन्वीनियंसी के लिए हम ले रहे हैं, तो पेट्रोल ठीक है, सस्ती होती है दूसरों के मुकाबले। ओके, ईवी, ईवी पर जाएं क्या? हाँ, ईवी सर देखो कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, ना के बराबर। हालांकि बैटरी को चेंज करना एक मेजर कॉस्ट होती है 3-4 साल में, तो वो आप प्लानिंग करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फास्ट फैसला लिया जाएगा कि पेट्रोल सही है, कि सीएनजी सही है, या आपका ईवी सही है। क्लियर? उसके बाद कंपनी पे आ जाओ, कौन सी कंपनी की खरीदनी है अब डिसाइड करेंगे। भाई बजट डिसाइड हो गया, वेरिएंट जो है वो डिसाइड हो गया, अब कंपनी पे आ जाओ, किस कंपनी की ये वाली गाड़ी बढ़िया है जरा देखो। ओके, इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। भाई कार बिक गई, लेकिन बाद में सर्विसिंग वगैरह ठीक से करते हैं कि नहीं करते, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो। आप खुद सोचो, एक कार का डिसीजन आपके घर में एक मेजर डिस्कशन होता है, इसमें काफी समय भी लग जाता है, डिसीजन पेंडिंग पे भी चले जाते हैं कि नहीं चलो 6 साल कह रहा हूं सॉरी, अपना 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद देखेंगे, ऐसे भी डिसीजन होते हैं। तो एक एसेट जो आपके घर में आ रही है, इसको लेकर इतनी डिस्कशन हो रही है। घर को लेकर जब हम नया घर खरीदते हैं, ओके, अभी हम मान लीजिए रेंट पर रह रहे, तो कितना रेंट दे रहे हैं, कितनी, फिर उसके बाद ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं घर से, अभी जब हम जहां पे रह रहे हैं वहां से कितना दूर हमें घर मिलने की संभावना है, बहुत सारी चीजें। ये जो कार है, ये जो आपकी दूसरा घर खरीदने की डिस्कशन हो रही है, ये कभी भी रैंडमली नहीं होता ना कि भाई पैसे उठाए और दे दिए। वाई सर? द रीजन इज सिंपल, इट नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसमें पैसा बहुत लगेगा भैया, अपनी जेब से जो कमाया है, अपनी मेहनत से जो कमाया है, जोड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमें देना पड़ेगा। तो खुद सोचो, एक 4-5 लोगों का परिवार वो इतना सोच समझ के कदम रख रहा है, तो एक कंपनी जिसमें इतने इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, इतने शेयर होल्डर्स हैं, इतने स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब नजर गड़ाए बैठे हैं कि ये जो कंपनी है ये 4 पैसे हमें सदा कमा के देगी, हमारा घर चलता रहेगा, हमें रिटर्न मिलता रहेगा इनसे, तो वो क्या आंख बंद करके कोई गलत फैसले ले सकती है? नहीं ले सकती। उन्हें अपने हर प्रोजेक्ट, अपनी हर मेजर इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करना पड़ेगा कि भाई इतना पैसा हम लगा रहे हैं, निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत जरूरी है। मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मेरा एक दोस्त है, वो बिल्डर है, मतलब नोएडा में काफी जाने माने, तो उनकी कंपनी का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, एल्मस ग्रुप। ओके, ये नए नए अपने आए हैं, इन्होंने कोलैबोरेशंस करे हैं 1-2 जगह, तो ये एक ग्रुप है एल्मस ग्रुप, जिसमें उन्होंने अपना अभी रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स जो है शुरू करी है, मतलब वो इस ग्रुप में एज अ बिल्डर काम करते हैं। उन्होंने भी क्या करा कि एक प्रोजेक्ट था पुराना, जैसे मान लीजिए एरिया है, ये किसी पुराने, इनका नहीं, किसी पुराने बिल्डर का था। ओके, वो पहले 10 साल पहले, 12 साल पहले सरकार ने दिया था कि भाई ये एरिया है आपका, उस कंपनी को, और इसे डेवलप करो टाउनशिप में, इसमें घर बनाओ, बिल्डिंग्स वगैरह बनाओ। ठीक है, उस वाली कंपनी ने काम शुरू करा, उसने 4 बिल्डिंगें बनाई, काम शुरू करा, लोगों ने पैसे डालने शुरू करे, कुछ घर बिके, कुछ नहीं बिके। उसके कुछ टाइम बाद कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बोगस हो गई, उनके बस की नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। ओके, अब यार देखो, लोगों के साथ जुड़ा हुआ, जनता के साथ ही ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, तो सरकार ऐसे ही कभी भी किसी प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। इतने लोगों ने पैसा इसके अंदर लगाया है, सरकार ने जगह दी है, तो जनता के लिए उसकी वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। तो सरकार या तो सरकार के इंटरवेंशन से होता है, या आपस में ग्रुप्स मिल लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि भाई देख, ऐसा है, ये प्रोजेक्ट तुमसे नहीं हो रहा, ओके, हम आपको अभी कुछ मनी दे देते हैं, मतलब आपको पैसे पहुंचा देते हैं, इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ, इसे हमें दे दो, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तेरा भैया जो भी पैसा लगा होगा वैल्यूएशन वगैरह के हिसाब से तेरे को दे देंगे, साइड हट, और सीधी सी बात है, हम इसको पूरा करेंगे। सही बात हो गई? हाँ जी सर। अब सोचिए, ये एक कंपनी है ना, इसमें ना जाने कितने लोगों का पैसा जो है वो इन्वेस्टेड है, कितने लोगों का पैसा जो है इसमें लगा हुआ है। क्लियर? अब ये आंख बंद करके जो पैसा यहां पर देंगे, ये जो पैसा है ये क्या है? यही तो है कैपिटल बजटिंग, इसी का तो हिसाब किताब लगाना है। तो कंपनी का क्या मोटिव है? कंपनी का क्या मोटिव है कि यार ये जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है, इसमें जो हमारे फ्लैट्स नहीं बिके, पहले उन्हें फटाफट से बेचेंगे, ये बिल्डिंगें जो पुरानी हो गई हैं इनको ठीक ठाक करके तैयार करेंगे, फिर बाकी जो अपनी बिल्डिंग्स हैं वो बनाएंगे, इसको अच्छी टाउनशिप बनाएंगे, ये बिकेगा, हमें पैसा मिलेगा। तो यही तो टारगेट होगा। ये टारगेट किससे? ये पैसा गया और ये पैसा आया, इसको कंपेयर करा होगा ऑब्वियसली इन्होंने
कि भाई आज हम इतना पैसा लगा रहे हैं और कल को इतना पैसा हम कमाएंगे, क्या ये सौदा ठीक है, डिसीजन लीजिए। उन्हें लगा सौदा ठीक है, उन्होंने हां भर दी। व्हाट इज दैट? दिस इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दिस इज व्हाट कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि हाँ भाई ये जो हमारा टारगेट होगा ये सही रहेगा। ओके, इस बनाए रखने के लिए, अपना कमाई के लिए ये तरीका अपना सही है, बढ़िया है। क्लियर? दैट इज हाउ यू हैव टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर। आपसे जो इंटर में पूछा गया, मशीन का जरा बता दो, एसी का जरा बता दो, कार का जरा, ये नहीं पूछने वाले। भविष्य में एग्जाम में जो भी पूछे आपसे क्या पूछेंगे, भैया ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको हमें क्या करना है, लगाना चाहिए पैसा, नहीं लगाना चाहिए? तो आप क्या कहोगे? रुको अभी कैलकुलेट करके देते हैं। एनपीवी बेसिस पर पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन आप करोगे और तब कंपनी को सलाह दोगे कि भाई इसमें 4 पैसे बच रहे हैं, हाँ जी जाना चाहिए, या फिर नहीं ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। दैट इज योर डिसीजन मेकिंग। ओके, तो सबसे पहला काम इसमें क्या करा आपने? मान लो आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो, सबसे पहला काम आपने क्या करा? सबसे पहला काम सर हमने ये करा, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट फ्लो, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, कि भाई इस प्रोजेक्ट में, इस एसेट में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो इतना पैसा आज जाएगा और भविष्य में इतना आएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला नोट करिए इसमें साथ साथ, पहला होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्या होता है? इनिशियल कैश आउटफ्लो। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो मतलब पैसा गया है। आज आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो आपकी जेब से पैसा गया है, दैट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, ठीक है जी, पैसा एसेट आ गई आपकी। एक तरह से आप सिंपल शब्दों में अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है? एट द टाइम ऑफ परचेज। ये क्या है? एट द टाइम ऑफ परचेज की बात हो रही है, जब आपने एसेट परचेज करी, प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। दूसरा होता है आपका, यह सही कहा आपने, सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो। ऑलराइट, इनफ्लो शब्द यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट इज दैट? कि ये मशीन जब हमारे साथ रहेगी, मान लीजिए आने वाले 6 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक, जब तक भी रहेगी, क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ये हमें सालाना बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर कितनी अर्निंग लाके देगी, कितना इनफ्लो हमें लाके देगी। ठीक है, और ये क्या है? ये ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ये ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग द लाइफ। ऑलराइट, एंड फाइनली लास्ट, थर्ड पॉइंट आपका, ये फर्स्ट था, थर्ड पॉइंट हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये एक तरह से भैया ठीक है, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मशीन का पूरा इस्तेमाल हो गया, अब इससे प्रोडक्शन नहीं करना, इससे रिप्लेस करना है, जो भी आपको करना है, तो वो मशीन जब जाएगी, थोड़े बहुत हो सकता है कबाड़ी वाले के रूप में आपको पैसा देके चली जाए, है ना? तो वो चीज क्या आपका? टर्मिनल कैश इनफ्लो। ओके, ये भाई था एसेट किया, ठीक है, काम पूरा हो गया, जाओ बेच दो उसको, तो थोड़ा बहुत स्क्रैप सालवेज उससे मिल जाएगा, वो हमके टर्मिनल कैश इनफ्लो, वो भी अर्निंग है, वही पैसा आया ही है। ओके, ये कब की बात कर रहे हैं? जब हम एसेट को टर्मिनेट कर रहे हैं, जब हम एसेट से कह रहे हैं कि जी नमस्ते। ऑल राइट, यू गॉट इट? हाँ जी सर। सो दैट्स द सिनेरियो। ये 3 फ्लोज मेनली होते हैं और हमें इन 3 को इससे कंपेयर करना होता है। कंपेयर कैसे करते हैं? दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। दैट इज व्हाट? प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। चलो जी इवेल्युएट करो कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये सही चलेगा नहीं चलेगा, कमाई होगी नहीं होगी, जरा इस पे नजर डालो, देखो जरा फटाफट से। ओके, इसमें वो एनपीवी, आईआरआर वगैरह मेथड हम लगाना सीखेंगे। हालांकि अगर मैं देखो सिंपली बात करूं, इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग। दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट जो है लगाया, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में जो पता चला कि आज अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो 5 करोड़ रुपए हमारी जेब से लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए चले गए। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 साल तक हम चालू रखेंगे, इतना 7 इयर्स, और हर साल ये 1 करोड़ रुपए हमें कमा कर देगा। कितना? 1 करोड़ रुपए हमें कमा के देगा, 1 CR कमा के देगा। ओके, तो और हाँ ठीक है भाई, जब इसको बेचेंगे हम एंड में तो कबाड़ी वाला थोड़ा बहुत दे जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 50 लाख रुपए हम इसकी मशीन जमीन बेच देंगे, 50 लाख की बिक जाएगी।
तो सर ये पूरा का पूरा रिटर्न हो गया। तो आप देखो सिंपली ऐसे भी वैल्यूएट कर सकते हो कि सर 1 करोड़ रुपए 7 साल 7 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हमने लगाए, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2 करोड़ रुपए अपने पास आएंगे, तो प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। एक ये तरीका भी है सोचने का, समझने का। लेकिन हो सकता है थोड़ी एडवांस थिंकिंग करो आप डिस्काउंटिंग मेथड पे जाओ कि यार 1 करोड़ रुपए की जो इवैल्यूएशन है वो तो मैंने आज लगाई है, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद। ठीक है, अब 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद जब भी वो बाद वाले ईयर्स आएंगे, वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू 1 करोड़ थोड़ी ना हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, उसको टाइम वैल्यू के साथ, समय के साथ एडजस्ट करना सीखोगे कि चलो भैया इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके डन, समझ आ गया। तो ये चीज आपको जो कंपेयर करनी है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में, उसमें अलग अलग मेथडोलॉजीज, अलग अलग तरीकों का रोल आप देखेंगे। बराबर जी? हाँ जी सर, डन। तो ये 2 हमारे मेजर पार्ट होंगे। ये ऑब्वियसली अगला पार्ट होगा हमारा। हम पहले एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज जो है दोस्तों वो सीखेंगे। ओके, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। मैंने आपको बोला कि कैपिटल बजटिंग के इस चैप्टर के जो इनिशियल हेडिंग्स हैं वो आपकी एक तरह से सीएम में इंटर की रिवीजन ही है, बशर्त कि जब हम यहां पे कुछ नए क्वेश्चन करेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस लेवल पे कंप्यूटेशन हमारी बढ़ी है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज। कि भाई अगर हम किसी प्रोजेक्ट में जाएं, किसी एसेट में जाएं, तो कितना पैसा लग रहा है, कितना कमा रहे हैं, वो हमें हिसाब लगाना है। तो उसी के 3 पार्ट हैं। एक हमारा कौन सा, इनिशियल कैश आउटफ्लो, दूसरा सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो, इसको एनुअल भी बोल सकते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो, और तीसरा है टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनेट जब हम उसको कर रहे हैं। ओके, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कैश फ्लोज या अर्निंग या कमाई, वटेवर जो भी आप कह लीजिए, इसको एस्टिमेट करने के बेनिफिट्स को स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो की, 2 तरीके होते हैं। आप प्रोजेक्ट को कैश फ्लो बेसिस पर भी जज कर सकते हो और आप इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट पर भी जज कर सकते हो। किस पर? कैश फ्लो बेसिस पर भी, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर भी। लेकिन मोस्टली जो मेथड्स हैं, ज्यादातर जो मेथड्स हैं, वो कैश फ्लो को ही इंपॉर्टेंस देते हैं कि भैया कैश फ्लो ज्यादा जरूरी है। अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा एक ही मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट का फिर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने का जो मेन टारगेट है, जो मेन बेस होता है, वो होता है कैश फ्लो। एक बहुत बड़े राइटर हैं रॉबर्ट कायोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, ये सुना होगा आपने, हो सकता है बुक भी पढ़ी हो। तो उसी बुक में उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है, और मैं उसको काफी मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं कि नेवर इन्वेस्ट इन प्रॉफिट, ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर कैश फ्लोज। आपको सिर्फ प्रॉफिट के लिए या प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है किसी में, आपको बेसिकली इन्वेस्ट करना है कैश फ्लोज के लिए, कि आपके पास जो कैश फ्लो है वो बना रहना चाहिए। मैं इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूं, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। देखिए भाई, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम बनाते हैं। हाँ जी सर, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूं, टी शेप में लेके चलते हैं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा सिंपल 100 रुपए का, 100 रुपीज। 100 रुपए कैसे आया? सेल जो करी हमने दोस्तों वो 300 रुपए की थी, और जो परचेज थी वो हमारी 200 रुपए की थी, बाकी और कुछ नहीं था। इधर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपए। ओके, मेरी जेब से 200 रुपए गए सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कुछ भी, मैंने फिर उनको बेचा, मेरे पास 300 रुपए आ गए, तो मेरे पास 100 रुपए फायदा हो गया। ओके, 100 रुपए फायदा हो गया। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, फिर खर्चों की बात आई। सर सैलरी आपने पे करी, वो 100 रुपए आ गया, ठीक, 10 रुपए आ गया। आपने एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करा था, वो 10 रुपए आ गया। आपके कुछ और अदर एक्सपेंसेस आ गए, 10 रुपए आ गए। ठीक है, ये खर्चे आपने शो कर दिए। आपके पास 100 रुपए थे, 100 में से आपने 10 रुपए सैलरी दे दी, उसके बाद एडवर्टीजमेंट पे दे दिया, अदर खर्चे दे दिए, अब आपके पास 70 रुपए रह गए, 70 रुपीज आपके हाथ में देख रहे हैं। ओके, फिर एक खर्चा आया, उस खर्चे का नाम था डेप्रिसिएशन, 20 रुपए मान लेते हैं। चलिए, और कुछ खर्चा नहीं, हमने टोटल करा और हमने यहां पर दोस्तों नेट प्रॉफिट निकाल दिया। कितना सर? 50 रुपए। एक्सपेंसेस माइनस हुए 50 रुपए। ओके, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ सर? 50 रुपए। लेकिन सर जब हमने इनको गिनना शुरू करा, हमने देखा सर ये तो 100 रुपए हमने जो प्रॉफिट अलग करा था उसमें से 30 माइनस कर दिए थे, अब गिनने बैठे तो ये 70 रुपए। कितने हैं? 70, 50 ना, ये प्रॉफिट कितना बता रहा है? 50 रुपए। लेकिन हम नोट गिनने बैठ रहे हैं तो प्रॉफिट 70 रुपए बच रहा है हमारे पास। वो कैसे?
वो इसलिए दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन हमारा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमारे मेन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, तो दिखाना बनता है ऑब्वियसली। ओके, बिल्कुल दिखाना बनता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, मेन बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन इसकी एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है? ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, लेकिन ये बेचारा कभी भी कैश को परेशान नहीं करता, कैश को टच नहीं करता। ओके, तो भले ही प्रॉफिट हमें 50 रुपए दिख रहा हो यहां पे, बट कायदे से अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए वी हैव 70 रुपीज इन हैंड, एक्स्ट्रा मनी इन आवर हैंड। सो दैट्स व्हाई कैश इज इंपॉर्टेंट। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 200 रुपए आपकी जेब से गए, 200 रुपीज आपकी जेब से गए। ओके, क्लियर, चले गए। ये सेल हो गई। ये सेल कितने की थी? 300 रुपए की। मान लो ये 300 रुपए की सेल पूरी की पूरी क्रेडिट है। ये 300 रुपए की सेल पूरी की पूरी क्रेडिट है, एक पैसा नहीं आया अभी तक आपके पास, बट अकाउंटिंग है, पुट हुआ। ये 100 रुपए प्रॉफिट भी दिखा रहा है। लेकिन जब 200 रुपए का सामान खरीद लिया था और बेच दिया उसको उधारी पे, क्या आप ये पे कर पाओगे? क्या आप ये पे कर पाओगे? क्या आप ये पे कर पाओगे? प्रॉफिट भले ही दिख रहा हो आपको 50 रुपए का अपनी किताबों में, लेकिन सब कुछ तो आउटस्टैंडिंग बेसिस पे चल रहा है। कुछ भी खर्चा करने के लिए आपके पास कैश नहीं है। सो कैश को मेंटेन करना, बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा क्या है? कैश को मेंटेन करना। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि भाई हम कैश को मैनेज करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गॉट दिस पॉइंट? हाँ जी सर। सो दैट्स वाई हमेशा अगर हम देखें आउट ऑफ 90 टाइम्स ऑफ 100, 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस दी जाती है, रादर देन कि हमारा क्या नाम है, प्रॉफिट क्या है। क्लियर जी? हाँ जी। खैर, हम मेथड जो लगाएंगे ARR का, उसमें सीखेंगे प्रॉफिट भी, बट मोस्टली हमारी जोड़ी होंगी कैश इनफ्लोज से। ऑल राइट देन। हाँ जी सर। चलो वन बाय वन जरा कैश फ्लो कैसे निकलेंगे देखते हैं। इनिशियल कैश फ्लो, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो। इसको इनिशियल कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हैं क्योंकि पैसा जाता है। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, पैसा आता है, और टर्मिनल में भी पैसा आता है। पहले वन बाय वन हम जाते हैं। सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो पर, इनिशियल कैश आउटफ्लो पर। ओके, तो जब मशीन हमारे पास आ रही है या प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है, तो हमें उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। किस चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा? एक तो उसकी एसेट की जो नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या उसकी कोई भी इंसिडेंटल कॉस्ट, वो डेप्रिसिएशन वाली अकाउंटिंग कि यार मशीन को अपने यहां तक लाने में और उसे ऑपरेशनल बनाने में जो भी खर्चा हुआ वो सब कुछ मशीन की कॉस्ट होती है। ठीक है, एसी वाले की बात करें, जैसे एसी वाला है ना, आपने घर में एसी खरीदा मान लीजिए। अब एसी था मान लो 45,000 रुपए का, 45,000 का, ठीक है जी, ले लिया। और लगाने वाले ने बोला कि जी घर तक आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, फिर उसको फिटिंग करेंगे, उसके भी चार्जेस लगेंगे, उस स्टैंड के भी पैसे लेने लग गए आजकल तो, उस पे जो खड़ा करते हैं अपना आउटर वाला। ओके, तो वो 5,000 रुपए लग जाएंगे, तो 50,000 का पड़ा। तो आप क्या बोलोगे? सर 50,000 का पड़ा, तो कंप्लीट कॉस्ट आ गई। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एमसीक्यूज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के हिसाब से भी। जो संक कॉस्ट होती है, जो संक कॉस्ट होती है, वो खर्च हो चुकी है, वो कमिट हो चुकी है। तो अब प्रोजेक्ट ये चले या ना चले, ये कॉस्ट खर्च हो चुकी है, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए इररिलेवेंट होती हैं और इनको इनिशियल कैश आउटफ्लो में या प्रोजेक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मान लो भाई आपने बोला कि हमें प्रोजेक्ट मशीन लानी है, ठीक है, चलो यार देखो मशीन लाते हैं, कहां पे स्टैब्लिश करेंगे, जरा सोचो समझो बताओ। तो फैक्ट्री में आपने देखा कि यार एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है, कहां लगाएं मशीनरी को, ठीक है, कौन सी मशीन लगाएं, कहां से लाएं, थोड़ा बात तो करो, देखो ठीक ठाक रहेगा भी नहीं रहेगा। तो आपने एक टेक्नीशियन को या सिविल इंजीनियर को, सिविल नहीं, जो मशीन वाले होते, सिविल इंजीनियर तो बिल्डिंग वाले हो गए ना, जो वो वाले इंजीनियर कौन से होते हैं जो मशीन्स वगैरह को, मैकेनिकल इंजीनियर तो मशीन बनाते हैं, चलो कोई नहीं, बट एक इंजीनियर को बुलाया आपने जो जानता था फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट के बारे में। हमें कौन सा इंजीनियरिंग में जाना, इंजीनियर आए, उसने ऑब्वियसली उसने बोला कि फ्री में, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं टाइम लूंगा आपसे, 10,000 रुपए लूंगा कंसल्टेंसी के। आ जा भाई, ठीक है। उसने देखा,
जगह देखी मशीन की, 4 मशीन देखी, तो हो सकता है वो इंजीनियर जो है, वो कंसल्टेंट जो है, बोल दे कि भाई ये वाली जगह अच्छी, यहां मशीन लगाना, या बोल दे जी यहां तो मशीन नहीं लग सकती है, ठीक नहीं है, नॉर्म्स ठीक है, या कह दे कि भाई कुछ और सलाह दे दे, वटेवर। वो आया, उसने अपनी सलाह दी, अपनी तरफ से उसने सारी बातें बता दी, 10,000 रुपए लेके चला गया। अब वो 10,000 रुपए लेके जा चुका है। अब कल को हम ये प्रोजेक्ट चेंज करें ना करें, मशीन लाए ना लाएं, वहां पर लगाएं ना लगाएं, कुछ भी हो सकता है। दैट 10,000 रुपीज इज संक कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। संक मतलब डूब चुका है, इसके रेफरेंस में ये पैसा डूब चुका है। एडवर्टीजमेंट के मामले में भी ऐसे बहुत खर्चे होते हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें बहुत बड़ा अमाउंट आपका संक कॉस्ट का इन्वॉल्व होता है कि भाई ये पैसा लग चुका, अब आगे आप प्रोजेक्ट करो ना करो, इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो उसे इस प्रोजेक्ट के एनालिसिस से ना जोड़ा जाए। दैट इज व्हाट संक कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, वो बिजनेस में इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालते टाइम कंसिडर नहीं करी जाती है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारी होती है दोस्तों, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, आइए इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मैं पहले यहां पे जो फ्लो है वो लिखना शुरू करता हूं, इसको इतना कर देते हैं, ठीक है। सीडी पॉइंट अभी हमें समझने हैं। तो जब आप निकाल रहे हो इनिशियल कैश आउटफ्लो, सबसे पहले आपने क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा कॉस्ट, तो सॉरी, आपने लिखा कॉस्ट ऑफ एसेट, ब्रैकेट में प्रोजेक्ट, हम एसेट का सिंपल एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, उसका अमाउंट आ जाएगा। उसमें आप ऑब्वियसली ऐड कर दोगे जो आपका अदर एक्सपेंसेस रहे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, वो सब इसमें ऐड होगा, और ये आपकी यहां पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन में आपको इतनी इंफॉर्मेशन हो और ये आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो हो जाए, ठीक है। लेकिन हो सकता है, हाई चांसेस क्या है? हाई चांसेस ये है कि आपको मशीन में ऑलरेडी एक मशीन, क्वेश्चन में ऑलरेडी एक मशीन, ओल्ड मशीन एग्जिस्ट करती हुई दिखा रखी है और उसको भी एडजस्ट करना होगा। आइए सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, वही एसी वाला एग्जांपल पकड़ लेते हैं। हमारे घर में ना एक एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एसी पुराना हो गया, ये बिजली ज्यादा खा रहा है, खर ज्यादा कर रहा है, तो पापा ने बोला कि यार इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सलाह दी गई घर में कि भाई रिप्लेस करो, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है इसकी वजह से, और कुछ इससे पहले कुछ दुर्घटना वगैरह भी हो, खराब हो ज्यादा कुछ, इसको बदल देते हैं। तो हमने कहा ठीक है। हम गए अपना वही दुकान पे गए, उसने बोला जी ये एसी है हमारा 40-42 हजार रुपए का, आपको जो इंस्टॉलेशन वगैरह 3-4 हजार रुपए ऊपर लगेगा, ये 45 हजार रुपए का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। पापा ने बोला ठीक है, ये एसी घर पहुंचा दो। वो तो 40-42 हजार का था। घर आया लगाने वाला, उसने देखा जी एसी लगा हुआ है। आपने बोला कि यार अब तो एसी तो चेंज कर रहे हैं, ये पुराने वाला एसी हमारे काम का तो है नहीं, भाई तू इसे ले जा, तू ही खरीद ले, अपना बेच दियो किसी को सेकंड हैंड वगैरह। उसने बोला ठीक है जी भाई साहब, मैं इसके 5,000 रुपए आपको दे देता हूं। ओके, तो 45 हजार में आप नया लेकर आ गए थे, जो पुराने वाला मसाला था उसको भी बेच दिया आपने, ठीक है। तो 5,000 रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे ना। भले ही आप ये कहो कि भाई जी नया जो एसी है वो 45 हजार रुपए का आया है, भले ही आप ये कहो मोहल्ले में, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी जेब से 40,000 रुपए गए, क्योंकि 5,000 रुपए का रिटर्न भी तो आ गया, तो उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है, वो भी तवज्जो देनी है। तो सेम उसी तरीके से दैट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, राइट। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में कोई ओल्ड मशीन है, ओल्ड एसी है, वो आपने बेच दिया, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ये आपके 4 पैसे बचा देगा ना, तो इसको हम यहां से एडजस्ट कर देंगे, इसको हम यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं? हम आउटफ्लो निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? आउटफ्लो। तो जो पैसा जा रहा है हमें उसे इंपॉर्टेंस देनी है, उसको प्लस में लेना है। ये क्या है? इनफ्लो, ठीक है। ये जो पैसा था, ये जो पैसा था, ये क्या है? गया है, ओके। ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका आउटफ्लो है। और ये क्या है सर? ये इनफ्लो है, ये आया है। ये कौन है? ये आया है, ये इनफ्लो है। ऑल राइट, गॉट दिस? हाँ जी सर, ये हमारा इनफ्लो है। डन। अब आगे यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। इसके बाद आप ऐड करेंगे टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कब हुआ? बेचने पर। या फिर आप माइनस करेंगे टैक्स सेव ऑन लॉस
ये किस पर हुआ? सेल पर ही हुआ। ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ये दोनों चीजें क्या हैं? ठीक है, आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी दोबारा सुनिए। देखो यार, ये जो हमने एसेट यहां पर बेची है, ठीक है ना, जो पुराने वाली एसेट बेची, नई से कोई लेना देना नहीं है, अभी हम पुरानी की बात कर रहे हैं। जो पुरानी मशीन आपने बेची है, वो एसी आपने बेचा 5,000 रुपए में, वो भैया ले गए। ओके, अब पापा जी जो है वो बढ़िया अकाउंटिंग करके चल रहे थे। उन्होंने बोला था कि ये मैंने खरीदा था 7-8 साल पहले इतने का, वगैरह वगैरह, और आज ये डेप्रिसिएट होते होते 7,000 रुपए का हो गया था। ओके, 7,000 रुपए का हो गया था। उसने बोला 5,000 रुपए, आपने कितने भेज दिया? 5,000 रुपए में। 7,000 रुपए डब्ल्यूटीवी थी, 5,000 में भेज दिया, 2,000 रुपए का लॉस हो गया ना, 2,000 रुपए का लॉस हो गया। सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन जो है वो एक कंपनी में भी हो सकती है, बराबर। भाई हमारी बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में ये जो एसेट है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए की थी। कितने की थी? 1 लाख रुपए की। और आप उसकी डब्ल्यूडीवी, और आपने उसको सोल्ड कर दिया 80,000 रुपए में। कितने में? 80,000 रुपीज में। सो 80,000 तो आप यहां लिख दोगे, ये रहा सर 80,000 में बिक गई। लेकिन जो ये 1 लाख का सौदा 80,000 में बिका है, ये क्या हुआ सर? ऑब्वियसली ये लॉस हुआ। ये क्या हुआ सर? ये लॉस है। अब ये लॉस आप कहां दिखाओगे सर? ये लॉस हम दिखाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 20,000 रुपए। ठीक है, ये लॉस आपका यहां पर आ गया डेबिट साइड में। दोस्तों, जब ये लॉस आप 20,000 रुपए का यहां पर दिखाओगे, आपका डेबिट साइड में दिखाओगे, तो जायज सी बात है ना कि जो नेट प्रॉफिट है वो अब 20,000 रुपए से कम हो जाएगा, और 20,000 रुपए और से कम हो, पहले जो भी आ रहा हो अब 20,000 रुपए और कम हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट अगर और कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारा और अगर कम हो जाएगा, तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये जाते जाते मशीन छोटी सी खुशी हमें दे गई, छोटी सी खुशी मिल गई कि यार बिकी तो लॉस में थी, लेकिन उस लॉस की वजह से हमारा डेबिट का अमाउंट बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो टैक्स में हमें कुछ बचत हो जाएगी। तो टैक्स बचत मतलब पैसा आया, वो मैंने यहां पे माइनस करा, क्योंकि इनफ्लोज हम माइनस कर रहे हैं आउटफ्लो में। ओके, लेकिन मान लो ये मशीन 1.20 की बिकती, प्रॉफिट में बिक जाती, तो जायज सी बात है फिर ये अमाउंट इस तरफ आ जाता, क्रेडिट साइड में 20,000 रुपए। उससे नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता तो हमें टैक्स थोड़ा ज्यादा देना पड़ता लाइक आउटफ्लो। तो दैट्स व्हाई आई ऐड द आउटफ्लो टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट। गॉट दिस पॉइंट? तो ये चीज हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इसका डेटा हमारे पास क्वेश्चन में होगा और अकॉर्डिंगली हम करेंगे। बराबर है जी? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। डन हो गया क्या? नहीं, बस लास्ट स्टेप रह गया है। लास्ट स्टेप में दोस्तों हम यहां पर ऐड करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और यहां पर ऐड करने के बाद ये जो अमाउंट है दोस्तों, इसे बोला जाएगा टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो। कि भाई आज अगर हम इस एसेट को खरीदें या आज अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं तो इतना पैसा हमारी जेब से जाएगा। ओके सर, ये जो लास्ट था इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये क्या था जरा इसको बताइए। ये कुछ नहीं है, ये चुटर पुटर की चीजें जो मशीन या ये प्रोजेक्ट अपने साथ लेकर आया। भाई ये मान लीजिए जो मशीन आई वो थोड़ी पुरानी वाली से थोड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, इसको एक अलग से टेक्नीशियन परमानेंट चाहिएगा। ओके, एक इसकी रेगुलर ओवरहॉलिंग के लिए, ऑयलिंग के लिए हमें थोड़ा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसके स्पेयर पार्ट्स का, ऑयल का। तो वो क्या है कि मशीन तो आ गई ठीक है, लेकिन ये खर्चा थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का अपने साथ ले आई, तो ठीक है उसको भी मेंटेन करके चलेंगे, ऐड करेंगे। ये मशीन नहीं होती तो ये खर्चा नहीं होता, तो ये स्पेसिफिकली इससे जुड़ी हुई है। इसके लिए क्या है? रिलेवेंट है। संक कॉस्ट जो डूब गई वो क्या थी? इररिलेवेंट। ये क्या है? रिलेवेंट है। ऑलराइट दोस्तों, सो दैट्स द इनिशियल कैश आउटफ्लो। बराबर जी। अब अगले फ्लो पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो, कैश फ्लो। इस पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं सीधा। ठीक है, इसका फॉर्मेट देखिए। इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्या है कि जब हम मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लाइफ के दौरान, तो ये अमाउंट, ये पैसा मशीन हमें कमा के दे रही है। भाई इससे इतने यूनिट्स बनी, बिकी, इतना फायदा हुआ, वगैरह वगैरह, ये हमें यहां पर बेनिफिट मिला। ओके, अब इसमें ये ईयरली कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर सबसे पहले तो
क्योंकि मैंने बोला कि आपका थोड़ा लेवल चेंज होगा, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब करने के बाद आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसको अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है इस वाली चीज के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को देखकर हम एनालाइज करेंगे कि हाँ हमें फॉर्मेट में क्या क्या चीजें लिखनी है। हो सकता है हमें सीधा सीधा रेवेन्यू दे दे, हो सकता है हमें सीधा सीधा ये अमाउंट दे दे, हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड कॉस्ट अलग दे ना दे, तो वो हम जज कर लेंगे। बट ये चीज इजी है, आपको आती है, हमने कॉस्टिंग में भी एफएम में भी पहले करी है, ठीक है। खैर आगे हमारा जो मेन मुद्दा है वो यहां से शुरू होगा। कहां से? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ओके, ये अमाउंट हमारा यहां पर आ जाता है। इसमें ऑब्वियसली हम पहले माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन माइनस करा हमने, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारा यहां पर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद ऑब्वियसली अब हम माइनस करेंगे टैक्स। ये टैक्स रेट के हिसाब से क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आ जाएगा। और माइनस करने के बाद सर वी कैन असेस दिस वेरी इजीली, इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या रहेगा मेरा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, पिक्चर खत्म होती हुई नजर आ रही है? नहीं, एक लास्ट स्टेप बस आप करेंगे, ये डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर दिया जाएगा। जो आपने ऊपर माइनस करा था डेप्रिसिएशन, वो वापस से आपका ऐड होगा, और ऐड होने के बाद आपका आ जाएगा सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो, ठीक है। और एक तरह से इस वाले अमाउंट को हम इनिशियल कैश आउटफ्लो से कंपेयर करना सीखेंगे, जज करना सीखेंगे। क्लियर? हालांकि आपको याद होगा, लेकिन अगर नहीं है तो यहां पर सिर्फ एक ही डाउट बन रहा होगा कि सर डेप्रिसिएशन हमने पहले माइनस करा, फिर हमने सेम अमाउंट, ठीक है, कोई चेंज नहीं करा है, जो अमाउंट पहले लेस करा था एग्जैक्टली वही पॉइंट मैंने ऐड करके दी, क्यों करा? जरूरत ही क्या थी करने की अगर आप नलीफाई कर रहे हो। देखो रीजन इसका साफ है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, जो हमने पहले भी निकाला, अभी इस फॉर्मेट जो वो क्या है? फॉर्मेट ये हमारा दोस्तों कैश फ्लोस का है, कैश इनफ्लोस का है, कैश आउटफ्लोस का है। वी आर डीलिंग विद द कैश फ्लोस, राइट। जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, वही एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, अपना सैलरी दी, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, वही एग्जांपल है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, यहां मैं ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूं, और यहां पर मैं अपने एक्सपेंसेस दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अब मेरे जो नेट प्रॉफिट है माइनस करने के बाद वो आ जाएगा, और मुझे इसके ऊपर टैक्स देना है। मुझे इसके ऊपर क्या देना है? टैक्स देना है। तो जितने ज्यादा एक्सपेंस होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा, उतना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। खर्चे नहीं होंगे तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन टैक्स कम करने के लिए ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई खर्चे ही खर्चे बढ़ा दो, है ना, कि भाई ताकि प्रॉफिट जीरो हो जाए, ऐसा तो नहीं करते। बट द थिंग इज, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एक एक्सपेंस हुआ वो क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। मतलब सारे एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है यस, बट ये एक मेजर रोल प्ले करता है। डेप्रिसिएशन जैसे ही यहां पर आया, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, और उस पर टैक्स भी अब कम लगेगा। बट सेम अगेन वी आर फोकसिंग ऑन कैश फ्लोज, और डेप्रिसिएशन हमारा एक आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इट इज ऑपरेशनल, खर्चा दिखाना है बट है नॉन कैश। तो इसीलिए मुझे उसे वापस से एड बैक करना पड़ा कि भाई डेप्रिसिएशन मेरे कैश फ्लोज पर कोई असर नहीं डाल रहा है। ओके, वो सिर्फ टैक्स को बचाने का एक नजरिया है, एक तरीका है, तो इसीलिए मैंने उसको पहले लेस करा था, अब वापस से ऐड बैक कर रहा हूं। गॉट इट, यस और नो, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड की बात होगी। अभी और कुछ किसका क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो। यस, मैंने जैसे बोला कि एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, अब समय जो है वो आपका खत्म हो रहा है और मशीन को नमस्ते कह देते हैं, टाटा बाय बाय, चलो जाओ यहां से। तो इट्स वेरी इजी हाउ टर्मिनल कैश इनफ्लो अराइज। फर्स्ट पॉइंट इज, अरे भाई रुको, फर्स्ट पॉइंट इज आपका कि जो उसकी साल्वेज वैल्यू है,
या स्क्रैप वैल्यू, जो भी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देगा वो आ जाएगी, और यही टर्मिनल कैश इनफ्लो होता है एग्जैक्टली, और कुछ ज्यादातर इसमें नहीं होता। हां, कंपनी बहुत ज्यादा एडवांस है, बिल्कुल परफेक्ट एस्टिमेशन लेके चल रही है, और वो ये कहे कि भाई हमारी 7 साल बाद प्रोजेक्ट की वैल्यू 7 साल बाद, जैसे वो एसेट की, एसी की बात कर रहे थे ना, पता चला कि एसी 7,000 रुपए का था बेचने के टाइम पर, है ना, और वो 5,000 रुपए में क्या नाम है अपना बिक गया, नुकसान हो गया ना। ऐसे ही कंपनी एसेट की नए वाले एसी का पापा एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं कि 7 साल बाद ये 10,000 का रह जाएगा या 5,000 का रह जाएगा, और हो सकता है 2,000 में बिक जाए। 5,000 का WDV बुक्स में दिखा रहा है, लेकिन 2,000 का तो बिक ही जाएगा, तो 3,000 रुपए का लॉस हो गया ना। कहने का मतलब जो घटना आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो पे देखने को मिली थी वो टर्मिनल पे भी तो मिल सकती है, कि भाई बुक्स में तो ये मशीन घिसते 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 10,000 की रह जाएगी, लेकिन बाजार में बिकेगी 7,000 की, बिकेगी 5,000 की, तो लॉस या प्रॉफिट तब भी हो सकता है। तो सेम अगेन हम इसमें ऐड करेंगे आपका टैक्स सेव ऑन सेल जो अपना हुआ है, ठीक है, और इसमें से लेस करेंगे अपना टैक्स पेड जो सेल पर हुआ होगा प्रॉफिट पर। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, चांसेस कम है, इतना एडवांस आप नहीं सोच सकते, बट फिर भी अगर क्वेश्चन देगा डेटा तो हम कर लेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, यस, आप इसमें प्लीज ऐड कीजिएगा रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर ऊपर आपने इनिशियल कैश आउटफ्लो में, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर, अगर ऊपर इनिशियल कैश आउटफ्लो में दोस्तों आपने वर्किंग कैपिटल को कंसिडर करा है, उसके ट्रीटमेंट करी है, तो वो यहां पर भी होगी। रीजन बीइंग, वहां आपने उसको ऐड करा, वहां पे आपने उसको इंपॉर्टेंस दी। क्यों? नई मशीन आ रही है, इससे जुड़े हुए खर्चे हैं, ठीक है भाई, लेकिन अब मशीन जा रही है, अब मशीन आपके साथ नहीं है, तो जायज सी बात है ना कि अब ये वाला खर्चा भी नहीं होगा, ये पैसा आपका बचेगा, ये सेव होगा। तो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल ये आप इसमें ऐड कर देंगे, एंड टोटल अमाउंट इज टर्मिनल कैश इनफ्लो। गॉट दिस पॉइंट? चलिए दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर, तब हमें समझ आएगा। लेकिन क्वेश्चन से पहले मेरी आपसे विनती है, एक बार जरा इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए, अभी तक जो मैंने पढ़ा, कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिए, भेज दीजिए। बाकी इस क्वेश्चन पर तो बहुत सारे पॉइंट हमारे क्लियर होंगे। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, चाहे तो एक ब्रेक ले लो यहां पे, मैं अदरवाइज कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन है उसको शुरू करा जाए, और इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल का ही हमारे, लेकिन मैं इसको 2-3 अलग अलग तरीके से आपको करवाऊंगा। तो पहले लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा कवर होगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो का, सब्सिक्वेंट का और हमारे टर्मिनल का। ओके, सो व्हाट्स क्वेश्चन इज सेइंग, 9 Gems Limited has just installed machine R at a cost of ₹2 lakh। तो ये मशीन उनकी, चल भाई, एक एग्जिस्टिंग मशीन है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। The machine has a 5-year life with no residual value। तो 5 साल उसकी लाइफ हो गई, और यहां पर जो स्क्रैप वैल्यू है वो 0 बता रहे हैं। ओके, तो यहां से हमें डेप्रिसिएशन निकालने में आसानी हो जाएगी। इसकी 2 लाख की कॉस्ट हो गई, 5 साल की लाइफ हो गई, और जो रेजिडुअल वैल्यू है वो उसकी नहीं है। ओके, तो अब देखिए आगे इंटरेस्टिंग चीज, द एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट 1,50,000 units, which can be sold at ₹6 per unit. Annual operating cost are estimated at the rate of ₹2 lakh। ठीक है, तो ये अगर आप देखो यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो हमें बता दी है। ओके, ये नॉर्मली इंटर में देखने को नहीं मिलता था, मतलब नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें बता दिया है। हमें यूनिट्स बता दी, उसका सेल प्राइस बता दिया, तो रेवेन्यू निकल जाएगा। उनकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो भी बता दी है, डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे, और जो बाकी फिक्स कॉस्ट है वो भी हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए आगे, ये ओल्ड मशीन के बारे में बताया, ये क्या बताया, ओल्ड मशीन के बारे में बताया। अब न्यू पर आते हैं। New Gem Limited has just come across another model called Machine S, capable of giving the same output at an annual operating cost of ₹180, excluding obviously depreciation. There will be no change in fixed cost. Capital cost of this machine is ₹2,50,000 and the estimated life इसकी भी 5 साल है with no residual value. Okay, done. ध्यान दीजिए,
ये जो प्रोग्राम है ऊपर ये वाला पैराग्राफ, ये ऑलरेडी चल रहा है, ये फर्म का ऑलरेडी चल रहा है। ओके, इनके सामने एक नया ऑफर आया, नई चीज आई कि भैया ऐसा है, एक मशीन और है अभी हमारे सामने, ये मशीन एस उसका नाम है, तो दैट इज अ न्यू मशीनरी, दैट इज द न्यू मशीनरी, ये हमारी न्यू मशीन हो गई। ऑलराइट, क्लियर, ये न्यू मशीन हो गई। ये मशीन अगर हम ले आए तो जैसे ऊपर काम चल रहा है एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, नथिंग विल चेंज। ओके, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर जो ये 2 लाख रुपए हमारी एनुअल कॉस्ट आ रही है ऑपरेशंस की, वो ये मशीन घटाकर 1,80,000 रुपए कर देगी। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज आ रहा हो, टेक्नीशियन में कुछ चेंज आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, 20,000 रुपए बचा के देगी। ओके डन। हाँ, इसकी बता दी कॉस्ट कि ये जो नई मशीन है ये 2.5 लाख रुपए में आपकी लगेगी। क्लियर? चलो जी आगे इंफॉर्मेशन आगे पढ़ते हैं। हाँ, इतना क्लियर है सर, अगर हम मशीन एस लेकर आएंगे, मशीन एस लेकर आएंगे तो आर हमें हटानी होगी, आर हमें रिमूव करनी होगी। द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ मशीन आर एट ₹1 lakh, बट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल इज 30,000। ठीक है, तो कहने का मतलब है 70,000 रुपए में पड़ेगी, 70,000 रुपए में पड़ेगी। ये स्क्रैप वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई? स्क्रैप वैल्यू। कि आज के टाइम पर वो कह रहे हैं कि अगर नई मशीन हम लेकर आते हैं ना, ये कौन सी वाली हमारी मशीन एस, तो आर हमें हटानी पड़ेगी ना। हाँ जी, तो मार्केट बाजार में बेच देंगे, कबाड़ी वाला ले जाएगा, ले जाएगा जी, कितने का? 1 लाख रुपए में, लेकिन 30,000 रुपए हटाने वटाने की कॉस्ट है, तो नेट हमें 70,000 में पड़ेगी। अ कंपनी हैज नॉट येट कमेंस्ड ऑपरेशन, इट वांट्स टू सेल मशीन आर एंड परचेज मशीन एस। हमें उन्हें सलाह देनी है कि भैया अभी अभी काम शुरू करा, क्या करना है, पैसे बचाने के बारे में सोचना है, नहीं सोचना है, ये हमें सलाह देनी है। 9GEM Limited has a zero tax company for the 7 years in view of several incentives and allowances. Okay. अब ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्योंकि जीरो टैक्स कंपनी बोल दिया तो यार ये बहुत आसान हो गया, बहुत बेसिक हो गया। हम इसको थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अच्छा, हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम मान लेते हैं 30%। हम मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में टैक्स रेट है और 30% है, नॉर्मल टैक्स रेट भी 30% है, और जो हमारा क्या नाम है कैपिटल गेन पे अगर कुछ होता वगैरह तो वो भी हमारा 30% है। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। आप एक बारी और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। हम जरा इसका स्पेस बना लेते हैं यहां पर। ओके, क्लियर, सिंपल सा। यहां हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ठीक है, टैक्स रेट 30% लेकर चलना है। तो चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम अपना इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, ऑल राइट जी, ये हमारा यहां पर आ गया। तो सर पहले तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। सर जो मशीन एस है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए चाहे तो एस, सर उसकी नई वाले की कॉस्ट हमारी 2.5 लाख रुपए पड़ेगी। कितना? 2,50,000 रुपीज पड़ेगी। क्लियर जी, डन, समझ आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहां पर और जो इंस्टॉलेशन वगैरह वो कुछ नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट ही है। अब इसमें से सर हम क्या करेंगे? यस, माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आर। ओके, हालांकि देखा जाए तो दोनों ही मशीन नहीं है सर, अभी तो खरीदी है, पर ठीक है, हम कंपैरिजन के लिए लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर यहां पर वो 1 लाख रुपए की तो बिक रही है, लेकिन डिसमेंटलिंग में वो हमसे मांग रही है 30,000 रुपए। तो यस, जो नेट इफेक्ट है वो 70,000 रुपए हमारा आ जाएगा। तो पुरानी मशीन ये समझ लीजिए 70,000 रुपए में बिकी। ओके, अब इसका जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने, इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे सामने जो आया वो ये है कि भाई ऐसा है कि जो पुरानी मशीन है, यानी कि मशीन आर है, वो 2 लाख रुपए की थी। कितने की थी? 2 लाख रुपए की। और ये सौदा अभी अभी खरीदा था, ये सौदा अभी अभी खरीदा था। ओके, अब अगर आप रिप्लेस करते हैं, मशीन एस पर आते हैं, तो यस ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका 70,000 रुपए बिक रही है। तो 2 लाख का सौदा कितने में बिक रहा है? 70,000 रुपए में। कितने में? 70,000 में। सर 1,30,000 रुपए का सीधा सीधा लॉस है। लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर ये हमारा प्रॉफिट कम कर देगा। ओके, प्रॉफिट कम कर देगा मतलब क्या होगा सर? टैक्स सेविंग। क्या होगी? टैक्स सेविंग। तो उसको यहां से एडजस्ट करा जाएगा लेस, क्योंकि टैक्स सेविंग एक इनफ्लो है, पैसा बच रहा है, तो आउटफ्लो में उसको लेस करेंगे। तो टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग कैसे? सर 2 लाख रुपए हमारी उसकी वैल्यू है,
और 70,000 में वो सेल हो रही है 1,30,000 रुपए। इस पे टैक्स कितनी ट्रीटमेंट होगी? 30%। पूरा अमाउंट नहीं लिख देना है, खाली टैक्स वाला अमाउंट हमें कंसिडर करना है। तो टैक्स वाला कितना हो गया बाबू, जरा बताएं। ये हो जाता है 130 ना, 130 का लॉस हो गया, 30 मतलब 39,000। तो 39,000 का हमारा ये थोड़ा सा टैक्स सेविंग हो जाएगी, जाते जाते कुछ बेनिफिट दे जाएगी। और कुछ वर्किंग कैपिटल का सिनेरियो इसमें नहीं है, आइए ध्यान दीजिए। और यहां पर हमने इसको निकाल दिया, इनिशियल कैश आउटफ्लो। अगर हम ये रिप्लेसमेंट इमीडिएटली लगा देते हैं तो हमें इतने का नुकसान हो रहा है। तो ये हो जाता है आपका, कितना कर दो, 250 माइनस 70 और माइनस 39, ये 141, ठीक है, 141,000, ठीक है। ओके जी, ये लीजिए, ये हमारे यहां पर जो आपका अमाउंट है वो भी आपका क्लियरली हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, चाहे तो मैं इसको ना मिटाना चाहता हूं, ठीक है। तो आप एक बारी ना इसको नोट कर लीजिए प्रॉपरली, क्योंकि हमें फिर क्वेश्चन ये है तो सब्सिक्वेंट में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। इसको नोट कर लीजिए पहले। मिटाने से पहले ना मैं आपको इसमें जो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो है ना उसके बारे में जरा थोड़ी सी बातें और बता दूं, ध्यान दीजिएगा जरा। ओके, देखिए यहाँ पे सिर्फ बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है। सब्सिक्वेंट अभी नोट मत करना, पहले आपने कर लिया, ठीक है। देखो, सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो जो है ना दोस्तों, वो हमेशा आपका दो बेसिस पे निकल सकता है। किस बेसिस पर? दो बेसिस पे निकल सकता है। देखो, ये चीज जो आपके क्वेश्चन में है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगी। क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा कि सब्सिक्वेंट ईयरली कैश फ्लो आपको किस बेसिस पर निकालना है, लेकिन निकलता दो बेसिस पर है। कैसे? ध्यान दीजिए। पहला होता है सिंगल मशीन बेसिस पर, सिंगल मशीन बेसिस पर। दूसरा हमारा होता है इंक्रीमेंटल बेसिस पर। किस पर? हमारा इंक्रीमेंटल बेसिस पर। अब इसमें दोनों में क्या फर्क है, ध्यान दीजिए। जब सिंगल मशीन बेसिस पर निकलेगा ना दोस्तों, यहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ नई मशीन के बारे में बता रहा होगा, न्यू मशीन के बारे में बता रहा होगा कि नई मशीन या नया प्रोजेक्ट जो भी न्यू एसेट है वो जी इतने की आई, इतने की उसने प्रोडक्शन शुरू करा, उसको प्रोडक्ट को बनाने में इतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। उस क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, ओके, बराबर। क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या होगा, आपको सिर्फ सिंगल मशीन के बारे में दिया होगा और उसके हिसाब से नॉर्मल कंप्यूटेशन हम कर देंगे। लेकिन हो सकता है आपको कई बारी क्वेश्चन, ज्यादातर चांसेस है कि इसी का बनेगा। किसका बनेगा? इंक्रीमेंटल का। आपको पता है क्या बताएगा? आपको बताएगा कि जी न्यू मशीन इतना कमा रही है, इतना कमा के देगी आपको। मान लीजिए आपका 8 लाख रुपए साल के कमा के देगी। और हो सकता है साथ में आपको यह भी बता दे कि जो ओल्ड मशीन है वो भी कुछ कमा रही थी। वो कितना कमा रही थी? वो 5 लाख रुपए कमा रही थी, ओके। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या करना है? आपको 8 लाख से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। योर प्रायोरिटी इज नॉट 8 लाख रुपीज। योर प्रायोरिटी इज नॉट 8 लाख रुपीज। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? सर, इनके बीच का जो गैप है ना, इंक्रीमेंटल, इनके बीच का जो गैप है इंक्रीमेंटल 3 लाख रुपए, मुझे उससे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मुझे सिंपल कंप्यूटेशन से मतलब नहीं है। मुझे यह बताना है कि जो नई मशीन है वो पुरानी मशीन से कितनी बेहतर है भी या नहीं, और कितनी बेहतर है, यह बताना है। तो बेहतरी के लिए अगर ओल्ड मशीन यहां पर 5 लाख पर ऑलरेडी काम कर रही है और न्यू मशीन 8 लाख पे काम करेगी, तो 3 लाख रुपए का जो बेनिफिट है मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, डन। जैसे ध्यान दीजिए, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया, इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया। मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों सिनेरियो बताता हूं। हालांकि क्वेश्चन इंक्रीमेंटल का है क्योंकि हमें ओल्ड और न्यू मशीन दोनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं जरा आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बताता हूं अगर करना पड़े तो सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो। तो अगर आपको न्यू मशीन, अभी क्या बता रखा है
कि जिस लेवल पे ओल्ड मशीन काम कर रही है उसी लेवल पे न्यू मशीन काम करेगी। अगर मान लो ओल्ड मशीन का डेटा नहीं दे रखा होता कि कितने पैसे बचा रही, क्या कर रही है, आप क्या करते, आप यहां पे लिखते सेल्स। सेल्स कितनी आपकी 1.5 लाख रुपए की, 2,50,000 रुपीज की, इनटू कितना कर दिया आपने प्राइस, 6 रुपए, सर 9 लाख रुपीज आ गया, 9 लाख रुपीज आ गया। ओके, इसके बाद आप इसमें से जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो दोनों के दोनों माइनस करते। क्लियर, वो दोनों के दोनों आप यहां पे माइनस करते। तो एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ओके क्लियर, और जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी सर, वो 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 4.5 लाख रुपए। ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर इसको आप सॉल्व करने बैठते, सर ये आ गया 2.5 लाख प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। यहां से आप माइनस करते क्या, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किसका, सिर्फ न्यू मशीन का। क्यों आप, क्योंकि आप न्यू मशीन के डेटा के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। न्यू मशीन का कितना है सर, 2.5 लाख की वो मशीन है, 2,50,000 की वो मशीन है, 50,000 रुपए, सॉरी 5 साल उसकी लाइफ है, तो 50,000 आपका डेप्रीसिएशन हो गया। कितना आ गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख। इसके बाद आप टैक्स लगा दोगे 30%, कितना हो गया आपका 30%, 60,000 रुपए। सर आ जाता है 140, और फिर वापस से इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, हो गया हमारा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। ये तब जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड मशीन की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं पता। बट बच्चे इस क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन है, इसका कोई वजूद नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। मैं इधर यहां पर ओल्ड मशीन हूं, ये ओल्ड मशीन है, ठीक है। ओल्ड मशीन 1.5 लाख रुपए की यूनिट्स प्रोड्यूस, 1.5 लाख की यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, बाजार में 6 की बिक जाएगी, ठीक है सर। ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी 2 लाख रुपए है, 3 रुपए इसकी फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट की, तो बिल्कुल मामला सीधा सीधा हो गया। लेकिन इस तरफ जब मैं न्यू मशीन पे जा रहा हूं, जब मैं न्यू मशीन पे जा रहा हूं, ये भी 1.5 लाख यूनिट बना रही है, इसका भी 6 रुपए में बिकेगा, और इसकी भी जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट वो 3 रुपए यूनिट पड़ेगी, सब कुछ सेम चल रहा है। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ चेंजिंग, आर ही यूज कर लो, इसको जरूरत नहीं है, सब कुछ तो सेम चल रहा है। द ओनली बेनिफिट आई प्रोवाइड, द न्यू मशीन प्रोवाइड इज दैट ऑपरेशनल कॉस्ट उस वाले में 2 लाख लग रही थी जी, मैं 1 लाख में काम कर दूंगा, सॉरी 1,80,000 में काम कर दूंगा। कितने में, 180 में क्या नाम है बेनिफिट दे दूंगा। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, या किसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंटल बेनिफिट। और यहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिंस, अब लिखेंगे हम यहां पे, सिंस ऑलमोस्ट every aspect of old and new machine is same, old and new machine is same, the only difference is to save rupees 20,000 in operational cost with new machine, कि जी 20,000 रुपए आपके बच सकते हैं न्यू मशीन में। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे आपका इंक्रीमेंटल बेनिफिट, इसको कॉस्ट सेविंग, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग भी कह देते हैं। इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना हुआ सर, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। ओके, ये एक तरह से क्या है, इट इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि रेवेन्यू सेम आएगा, जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम आएगी। जब हम ऑपरेशनल कॉस्ट लिखेंगे बस वहां पे आपका 20 रुपए का चेंज हुआ है, 20 रुपए सेव हुए, दैट इज व्हाट आपका इंक्रीमेंटल बेनिफिट। तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं सर, नेक्स्ट स्टेप में हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अब 1 का ना माइनस करके आप क्या करेंगे, आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जब दोनों मशीन का गैप ही लेके चल रहे हो तो डेप्रिसिएशन का भी तो गैप लेके चलोगे। तो जो मशीन आपकी कौन सी एस है,
उसका डेप्रिसिएशन कितना है सर? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 50,000 रुपए पर ईयर हो गया। माइनस जो हमारी आर है उसका कितना है सर? 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 ईयर, तो 40,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 40,000 रुपए। तो 50,000 माइनस 40,000, 10,000 रुपए जो है डेप्रिसिएशन हमारा आ गया। 20,000 रुपए भले ही हम ऑपरेशनल कॉस्ट में बचा रहे हो, लेकिन 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये बेनिफिट करेगा हमें टैक्स में। कितना आ गया आपका? 10,000 रुपए। कितना आ गया हमारा? 10,000 रुपए। ऑल राइट, देन आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे अगर हम जाते हैं, तो यहां पे हम माइनस कर, या क्या लिख दिया आपने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड इट इज इंक्रीमेंटल। अब यहां पे टैक्स माइनस कर दीजिए। टैक्स हमारा कितना है? 30% हमने लिया है, क्वेश्चन में हालांकि मना कर रहा है, पर हम ले रहे हैं 6,000 रुपए। 6,000 नहीं, सॉरी 3,000 रुपए। 3,000 कितना आ गया आपका? 7,000 रुपीज। अब वापस से हम डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और कितना अमाउंट आ जाता है हमारा? 10,000 रुपए का। सो दोस्तों, ये हमारा सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो आ जाता है। अमाउंट हो जाता है 17,000 रुपए, 17,000 रुपीज। और टर्मिनल इसमें है नहीं, क्योंकि नई मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0 है। अगर मैं आगे जाके एस को बेचने जाऊं बाजार में, तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है। तो हमारा क्वेश्चन में जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है, इनिशियल कैश आउटफ्लो है, वो मेरा आया है कितना? 1,41,000। और जो मेरा सब्सिक्वेंट ईयरली कैश इनफ्लो आया है, वो आया है 17,000 पर ईयर, फॉर कितने? सिर्फ 5 सालों तक। तो साफ साफ पता चल रहा है, हालांकि अभी हम इवैल्यूएशन पे पहुंचे भी नहीं है, अभी तो इवैल्यूएशन हमारा नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन यहीं पर ही देखकर पता चल रहा है कि यार 5 साल में आप 85,000 रुपए बनाओगे। कितने? 85,000, 85,000। उसके लिए अभी 1,44,000 रुपए खर्च करना उस सेविंग के लिए बेवकूफी है। सो द proposal of accepting machine S is not profitable. Got it? क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, सॉल्यूशन को देखो, जरा समझो हमने क्या लॉजिक कराए। मैं इसके 2-3 क्वेश्चन एक साथ अगली क्लास में और कराता हूं, फिर उसके बाद फिर हम आगे इवैल्यूएशन की तरफ मूव करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं।